नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का BHU पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम BHU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के 4th वीडियो में 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में यानी 3rd पार्ट के वीडियो में मैं आपसे 3 प्रश्न पूछा था, उनके मैं आपको आंसर्स पहले देना चाहूँगा। देखिए, मेरा पहला प्रश्न था सालार जंग म्यूज़ियम कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, यानी सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन था प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि जो मुस्लिम विधि है उसका प्राथमिक स्रोत क्या है, तो वह क्या है, कुरान, ठीक है। मेरा तीसरा क्वेश्चन था लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है, इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी। अब मैं आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अपोजिट ऑफ लिबर्टी, यानी कि आप लिबर्टी जो टर्म है, वर्ड है, इसका आप मुझे अपोजिट बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ठीक है। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे होगा एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन इंश्योर्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रश्न को ऐसे समझिए, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वन का संरक्षण है वह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है उसको बिल्कुल उसकी सुरक्षा की गई है या फिर उसका उल्लेख किया गया है, तो यह कहाँ पे है, ये किस आर्टिकल में। देखिए, जो हमारा डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, वो कहाँ से है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, ठीक है। तो उसी में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 48A, उसी में क्या है, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। और देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद 45 की बात करें तो 45 क्या कहता है, कंपलसरी एजुकेशंस, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है, या जो बालकों और बालिकाओं के लिए जो कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा है उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। कौन आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 45 यानी आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे समान संहिता जो है वह लागू है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो वह कौन सा राज्य है, गोवा में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 44 में। अब देखिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज़ सिचुएटेड एट। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि केंद्रीय भाषा संस्थान जो भारत का है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है मैसूर में। कहाँ पर स्थित है, मैसूर में। अब देखिए, मैसूर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 जुलाई 1969 को, यानी कि 17 जुलाई 1967, ठीक है। मैसूर कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। यह किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 47वें नंबर के 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अब हम बात करें रंजन गोगोई की, तो ये इससे पूर्व जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े जी से पूर्व। अब बात करें गोविंद माथुर जी की, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है। कौन है, जस्टिस गोविंद माथुर। अगर हम बात करें जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी की, तो जस्टिस अजय कुमार मित्तल जो है वह क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट है, यानी कि MP हाईकोर्ट जो कि जबलपुर में है, उसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ MP मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ठीक है। तो आप इन सब फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखेंगे, इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि भारतीय विधिक संस्थान अवस्थित है, यानी कि भारतीय विधिक संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 यानी 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे याद रखेंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। देखिए, तो यह किसके भारत में सेवा कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था, तो यह किसकी समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था, तो ये था
राजा जे चेलिया समिति, ठीक है, डॉक्टर राजा जे चेलिया समिति, ठीक है। और देखिए इनकी समिति जो है वह कब बनी थी, तो 1991 में बनी थी। इनको सर्विस टैक्स के लिए इनको अपना रिपोर्ट सौंपना था, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, यानी यह किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो यह किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोड एंड डोमर मॉडल, ठीक है। ये किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोड एंड डोमर मॉडल, ठीक है। और देखिए जो द्वितीय थी यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान था जो भारत का, वह किस पर आधारित था, तो वह पीसी मलनोवी जी की योजना पर आधारित था, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को भी आप जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने ही जो है अन ब्रिटिश रूल इन, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसको आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। क्या नाम है उनके बुक का, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉवरेनिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू, भारतीय संविधान में संप्रभुता किसके पास है। तो देखिए किसी भी लोकतंत्र में कौन सबसे जो संप्रभुता होता है वो किस में निहित होता है, तो वो जो है लोगों में निहित होता है, ठीक है, वहाँ की नागरिकों में निहित होता है, ठीक है। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोढ़ा कमीशन वाज इस्टेब्लिश टू इंक्वायर इनटू, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि जो लोढ़ा कमेटी बनी थी वह किस मुद्दे को जो है मतलब कि किस मुद्दे के बारे में जानकारी लेने के लिए बनी थी या उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए बनी थी। तो यह किसके लिए बनी थी, बीसीसीआई के लिए, ठीक है। जी मिस मैनेजमेंट चल रहा था, मिस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या बीसीसीआई, इसके लिए बनी थी लोढ़ा समिति, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लाफिंग गैस, ठीक है। जो लाफिंग गैस होता है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसका फार्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश द फर्स्ट ग्रीन बेंच इन द कंट्री। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि यानी कि निम्न में से किस न्यायालय ने देश में प्रथमतः ग्रीन बेंच की स्थापना की थी। तो वह कौन सा हाई कोर्ट था, कलकत्ता हाई कोर्ट। और कब स्थापना हुआ था इसकी, 1996 में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लॉजेज एक्ट मंथ इज़ टू बी रेकन्ड एज पर। जनरल क्लॉजेज अधिनियम के अनुसार महीना किसके अनुसार तय होता है, तो किसके अनुसार तय होता है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार यह तय होता है। देखिए अब एक चीज़ और है, देखिए ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार तय होता है। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वह कब आया था, तो वह कब आया था 1897 में, ठीक है, 1897। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा वाज कंस्टिट्यूटेड इन। अब देखिए नालसा का जो है वो कब कंस्टिट्यूट की गई थी, तो वह 9 नवंबर 1995 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 1995, ठीक है, 9 नवंबर 1995 में। देखिए और नालसा द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसकी एक्ट कब आई थी, तो नालसा एक्ट आया था 1987 में, ठीक है, यानी 1987 में। अब देखिए वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, जस्टिस एन.वी. रमन, ठीक है, कौन है, जस्टिस एन.वी. रमन। और इसके पैट्रन कौन है, इसके संरक्षक कौन है, तो यह कौन है, भारत के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। अब ये सब चीज़ें बिल्कुल याद रखेंगे, इनसे प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जस्टिस फॉर द कॉमन मैन। वो हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्न में से कौन पुस्तक जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक हैं, तो यह लेखक कौन है, देखिए MC सेटलवार्ड, ठीक है, कौन है, MC सेटलवार्ड। और ये MC सेटलवार्ड जी क्या थे, भारत के प्रथम क्या थे, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। और यह पुस्तक कब लिखी थी उन्होंने, जस्टिस फॉर द कॉमन मैन 1964 में, यानी कि 1964 में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन रॉल्स। कौन है इसके लेखक, जॉन रॉल्स, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एक्ट ऑफ अनलॉफुली इंटरिंग इनटू अनदर्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड। देखिए किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में विधि विरुद्ध प्रवेश का कृत्य कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं ट्रेसपास, अतिचार, ठीक है। आप बिल्कुल इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं लॉ एंट्रेंसेस में ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जज बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। निम्न में से किसे अनुसूचित जाति का प्रथम न्यायाधीश, निम्न में से अनुसूचित जाति का प्रथम न्यायाधीश कौन है जिसे भारत कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एलिवेट यानी कि मतलब बढ़ावा दिया गया, उनको नियुक्त किया गया था। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
जो केजी जो हैं, केजी बालकृष्णन जी को है, जो कौन है, केजी बालकृष्णन जी को, ठीक है। केजी बालकृष्णन जी जो हमारे देश के पहले दलित जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया एक्ट 1986 वॉज पास्ड बाई। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया अधिनियम 1986 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक ये देखेंगे कि किसके द्वारा पारित किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के, कर्नाटक सरकार के द्वारा पारित किया गया था। देखिए और इसी के तहत, ठीक है, यानी इसी एक्ट के तहत जो है, जो नेशनल लॉ स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी है NLSIU जो है, उसकी स्थापना जो है वह बेंगलुरु में हुई थी, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। भारत का पहला लॉ स्कूल भी बेंगलुरु में ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ हुआ था? तो यह अभ्युदय, इसका PIL का अभ्युदय कहाँ हुआ थे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA, ठीक है। और यह कब हुआ था? तो मिड 1980s में, यानी कि 1980 के दशक के मध्य में, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 केम इनटू फोर्स ऑन। अब हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि देखिए जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब प्रभाव में आया था? तो यह कब प्रभाव में आया था? 1 अप्रैल 1974 को। और देखिए PIL से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में PIL के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह किसे जाना जाता है? जस्टिस PN भगवती को भारत में जनहित याचिकाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द वर्ड मजिस्ट्रेट इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में शब्द मजिस्ट्रेट का उपयोग किया गया है? तो किस अनुच्छेद में जो है भारत के वह मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया? तो वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 22 सबसेट 2 में, यानी कि आर्टिकल 22 सबसेट 2 में जो है वह जो है मजिस्ट्रेट शब्द का वहाँ पे प्रयोग किया गया। अब देखिए आर्टिकल 126 क्या कहता है? आर्टिकल 126 जो है वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ इंडिया। अब देखिए 226 की बात करें तो 226 में क्या है? देखिए 226 में जो है वह हाई कोर्ट्स की रीट निकालने की जो कुछ शक्तियाँ हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक है। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन टाइप्स ऑफ रीट्स, ठीक है, इसकी बात करता है। वही चीज़ 32 जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ विशेष प्रकार की रीट्स जो है वो इशू कर सकता है। अब बात करते हैं 21 की, तो 21 आप सब जानते हैं। 21 में क्या है हमारा? राइट टू लाइफ, ठीक है। आप बिल्कुल इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। और 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन। जब किसी व्यक्ति को आपराधिक कृत्य करने के लिए अभियोजित किया जाता है तो सिद्धि भार किस पर होता है? तो वह किस पर होता है? अभियोजन पर। किस पर होता है? अभियोजन पर। किस पर होता है? वो प्रोसिक्यूशन पर, ठीक है। अब देखिए अगर यही केस अगर हम सिविल केस में बात करें, सिविल केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वह किस पर होता है? ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है किस पर होता है? वो प्लेंटिफ पर होता है सिविल केस में, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल केस में किस पर होता है? प्रोसिक्यूशन पर होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वह बन जाता है। तो वह क्या बन जाता है? तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। इन सब चीज़ों का आप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख के जाएंगे। इनसे प्रश्न आने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम इज़ कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं हम? देखिए पक्षकार जब अपने द्वारा बुलाए गए गवाह से परीक्षा करता है तो उसे कौन सी परीक्षा कहते हैं? उसे करते हैं मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम है वह किस वर्ष पारित हुई थी? तो वह किस वर्ष पारित हुई थी? 1872 में। कब पारित हुई थी? 1872 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। देखिए हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का उच्चतम न्यायालय किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो वह कब आया था? 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 में। अगले क्वेश्चन को, और देखिए एक चीज़ और, 28 जनवरी 1950 को ही भारत में अटॉर्नी जनरल की एक जो बात हुई थी वह भी जो है पहला नियुक्ति हुआ था, किसका हुआ था? MC सिटलवाट का ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, होमिसाइड लिटरली मीन्स। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि होमिसाइड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। क्या होता है इसका? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय एनदर
ह्यूमन बींग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है, तो वह कौन सा आर्टिकल है, तो आप सभी जानते भी हैं और हम भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 79, यानी कि भारत के जो अनुच्छेद 79 है वह किससे संबंधित है, ठीक है, वह जो है संसद से संबंधित है। और देखिए 80 किससे, आर्टिकल 80 जो है वह किससे संबंधित है, अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 किससे संबंधित है, लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज, राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं 250। अगर बात की जाए लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा तो वो कितने हो जाएंगे 552, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में सीटें कितनी हैं 245 राज्यसभा में, ठीक है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप याद रखेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड द इलेक्शंस टू द पंचायत इज वेस्टेड इन, यानी प्रश्न यह कह रहा है कि पंचायतों को चुनाव कराने का निर्देश एवं नियंत्रण का अधिकार किसके पास है, तो वह अधिकार जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास होता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य का चुनाव निर्वाचन आयोग होता है उसके पास होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम आर, अपराध के आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो ये होता है 2 होता है, ठीक है। एक होता है एक्टस रियस और एक होता है मेंस रिया, ठीक है। इनको मैंने डिटेल में आपको लीगल मैगजीन्स में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज़ एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। अब हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य से किस दिन सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, तो वह जो है 4 जुलाई को जो है, कब 4 जुलाई को, ठीक है। यानी 4 जुलाई को जो पृथ्वी जो है वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिड लैटिट्यूड डिजर्ट। अब हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मध्य अक्षांश का उदाहरण है, ठीक है। तो जो पैटागोनिया डिज़र्ट जो है जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, यह जो है मध्य अक्षांश मिड लैटिट्यूड डिज़र्ट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, ठीक है। जो पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और वही चट्टान जब ऊपर आती है उसको हम लावा कहने लगते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है क्योंकि ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ फिर बता देता हूँ, MC सेटलवार्ड। भारत के पहले महान्यायवादी कौन है, MC सेटलवार्ड, ठीक है। और ये कब बने थे, 28 जनवरी 1950 को। अब देखिए और हम बात करें कि भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख कहाँ पर है, किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द सुप्रीम कोर्ट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस। देखिए अब मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ आप लोगों ने कितनी तैयारी की है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 27 तारीख को है, बिल्कुल आज से 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं आपकी ये जानकारी को परखना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का आप जवाब मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके और इस जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे ऑर्डर हैज़ द इफेक्ट ऑफ। देखिए स्टे आदेश का प्रभाव होता है तो क्या होता है, स्टेटस क्यू। क्या होता है, स्टेटस क्यू, यथास्थिति होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। निम्न में से कौन सा न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो वो कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन सा होता है, वह सुप्रीम कोर्ट होता है। इसके जो सभी निर्णय होते हैं वो सभी भारत के अधीनस्थ यानी कि हाई कोर्ट और बाकी अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है वह बाध्यकारी होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन to educationally backward section in the general category has been provided by which amendment to the Indian Constitution। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो यह कौन सा संशोधन है, 103, ठीक है, 103। एक चीज़ और है, आप अमेंडमेंट्स को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे 42 अमेंडमेंट है, 42 है, 44 है, कुछ ऐसे प्रमुख है। फिर पहला संशोधन कब हुआ था भारत में, पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में। ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख के जाएंगे, इनसे प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो EWS रिजर्वेशन आया था उसके कारण जो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ आइटम्स रेस्पेक्टिवली। केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में क्रमशः मद हैं। देखिए कितने मद हैं,
देखिए यूनियन लिस्ट में 97 है और स्टेट लिस्ट में 66 है, ठीक है। और देखिए जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 47, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वर्तमान में क्या स्थिति है उसको बता देता हूँ। यूनियन लिस्ट में कितने हैं वर्तमान में? 100 है, ठीक है, लिस्ट है, सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में वर्तमान में कितने हैं? तो वह कितना है वर्तमान में? 61 है, यानी 5 जो है घटा दिया गया, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं? तो वह हैं वर्तमान में 5 बढ़ाकर 52 कर दिया गया। तो आप इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे कि वास्तविक में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वर्तमान में क्या है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो कॉल्ड, यानी निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि निम्न नाम से भी जानी जाती है। तो ये किस नाम से जानी है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ भी कहते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसको, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो यह किस में होता है? आप सब पढ़े भी होंगे 10th में और 12th में पॉलिटिकल साइंस में। सरकार की निम्नलिखित प्रणाली में से शक्तियों का वितरण किसकी अनिवार्य विशेषता है? तो यह किसकी अनिवार्य विशेषता होती है? तो ये संघीय व्यवस्था की, ठीक है। संघ का मतलब फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि पावर जहाँ पे एक लेवल से और लेवल पे, यानी कि एक लेवल से अधिक लेवल पे अगर वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसका मतलब ही होता है फेडरल हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्बैंड एंड वाइफ हैव राइट टू ईच अदर्स कंपनी, दिस राइट इज कॉल्ड। पति पत्नी को एक दूसरे की संगत का अधिकार है, इसको हम कौन सा राइट कहते हैं? तो देखिए इसको हम दाम्पत्य अधिकार कहते हैं, कंजुगल राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द स्पीकर वोट इन द लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड। लोकसभा में स्पीकर जो होता है उसका वोट क्या कहलाता है? उसको वोट कहलाता है कास्टिंग वोट, ठीक है। क्या कहलाता है? कास्टिंग वोट। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड अ टाइगर रिजर्व विच इज़ आल्सो वर्ल्ड हेरिटेज। तो वह कौन सा है? मैं आपको पहले इसकी जानकारी दूंगा। वह है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और वह किस राज्य में पड़ता है? तो वह है असम में। उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। वही हमारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से स्वतः सस्पेंड हो जाते हैं। क्या सस्पेंड होते हैं? राइट टू फ्रीडम, सभी मौलिक अधिकार नहीं सस्पेंड होते हैं हमारे, राइट टू फ्रीडम केवल सस्पेंड होता है। आर्टिकल 18 से लेकर के आर्टिकल 21 तक, ठीक है। आप इसको बिल्कुल इमरजेंसी को अच्छे से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन का ऐलान किया जा सकता है? देखिए वो कौन सा? 56 में। किसमें? राज्य में जो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो वह किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? आर्टिकल 356 में। देखिए 352 की बात करें 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और बात करें 360 की तो उसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 370 क्या था? वह कश्मीर से संबंधित था जो वर्तमान में उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति या कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति जो है वह जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह खुद ही उसका चयन करते हैं, ठीक है। उसको उनकी मतलब मत देते हैं और उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और बाकी सबका नियुक्ति जो है वह भारत के प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए रेफर्स टू। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि डीएनए से तात्पर्य है, डीएनए से तात्पर्य क्या है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए का ये जो है फुल फॉर्म्स देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, साइंस में अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कथन सही है। तो देखिए इलेक्टेड बाय राज्यसभा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये बिल्कुल सही, ठीक है। और बाकी सब चीज़ 6 वर्ष के लिए भी गलत है। ये भी प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है, न कि भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा का ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वह जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। देखिए ये कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो वह जो है संसद द्वारा महाभियोग लाकर। अब एक चीज़ और है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आप उनको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन है उसका संविधान में उल्लेख जो है वह आर्टिकल 324 में, ठीक है, यानी आर्टिकल 324 में मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। द कमीशन विच रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि वह आयोग जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया था, ध्यान देंगे आप, अस्वीकृत कर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धार कमीशन। ठीक है, कौन सा आयोग था? वह धार आयोग था। अब देखिए फजल अली कमीशन जो है वह जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही राज्यों का वह बंटवारा किया था। ठीक है, तो यही स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो है जो कमीशन बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाला, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली जी थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो मई 1946 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? तो फरवरी 1928 में आया था। तो इन सब कमीशन को भी आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु समन्स द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का अधिवेशन जो है वह राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, कौन बुलाते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 सबसेट ए में, ठीक है, आर्टिकल 85 यानी कि आर्टिकल 85 सबसेट 1 में ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी विवेकाधिकार जब वह उचित समझे तो भारतीय संसद की सदनों को जो है वह उनकी बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ उसमें विशेष ये है कि जो 6 महीने का ये जो एक बाध्य है कि 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, उसका विशेष वह ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि हु अमंग द फॉलोइंग रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलॉन्ग विद कार्ल मार्क्स। निम्न में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, किसने लिखा है? फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है। किसने लिखा है? फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूँ और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1848 में 1848 एडी में ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। कार्ल मार्क्स को जो है फादर ऑफ सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इन सब इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह कौन थी? आरती शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये जीएस और जीके का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि ये 56 क्वेश्चन है हमारा। देखिए, हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। ठीक है, एक बैरल तेल जो है लगभग कितने के बराबर होता है? तो यह कितने के बराबर होता है? 159 लीटर, यानी कि 159 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, और तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल इन क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, और स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इन केस यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।